नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से एक गद्य पाठ। पाठ का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर एक दलित जाति, विशेष तौर से कहा जाए तो महार जाति में इनका जन्म होता है। बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक ये जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरते रहते हैं और जीवन भर दलितों की मुक्ति के लिए, सामाजिक समता लाने के लिए संघर्ष करते हैं और अपना पूरा लेखन इसी सरोकार से जोड़ देते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को पहले से है। यहाँ जो पाठ में संक्षिप्त जानकारी दी गई है उसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में होता है और दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है। यहाँ बाबा साहब का एक कथन दिया गया है और इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ही हम पूरे पाठ को देखेंगे, क्योंकि ये कथन ही जो है वो इस पाठ का मूल मंत्र है, मूल सार यही है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में कई सेनानियों ने अपने स्तर से योगदान दिया है। अंबेडकर का समय भी वही है, इन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया है, मगर इनकी चिंता विशेष तौर पे रही है दलितों के प्रति, ऐसे इंसानों के प्रति जिनको इंसान की सुविधा भी नहीं दी जाती है। और बाबा साहब इसीलिए उस खास वर्ग के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक को ही दी जाए, कुछ लोगों तक ही ये सुविधा अगर सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जा रहा है और जिसकी अपेक्षा और जिसकी लड़ाई लोग लड़ रहे थे उस समय, उसे इन्होंने कहा कि उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। बाबा साहब ने एक विपुल साहित्य रचा है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 खंडों में हिंदी में बाबा साहब आम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हुआ है। बचपन से ही बाबा साहब जिन मुश्किलों को झेलते आए हैं, जिन मुश्किलों में पल बढ़ के ये बड़े होते हैं, उनके बारे में कई बातें हैं, कई चर्चाएं हैं। एक बात का उल्लेख यहाँ पाठ में किया गया है कि एक बार जब बचपन में उनके शिक्षक ने उनसे पूछा था कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बाबा साहब ने बचपन में ही अपनी सामाजिक पारिवारिक हैसियत को आंक कर भांप कर ये निश्चय कर लिया था और अपने शिक्षक से कहा था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। और हम लोगों ने देखा कि बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए कोशिश की और इसमें बहुत हद तक वो सफल रहे। बाबा साहब को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। जिस समय इनका जन्म होता है उस समय भारत में शिक्षा पाने वाले लोगों की संख्या ऐसे भी बहुत कम थी, दलित जाति में ये और भी कम थी। लेकिन बाबा साहब उन सारी परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं और अपने ज़माने के एक सबसे ज़्यादा सुपठित जनों में से एक गिने जाते हैं। बहुत उच्च स्तर तक की शिक्षा पाते हैं, बहुत विपुल लेखन करते हैं और इनकी जो पहचान आज बनी हुई है हम लोगों के बीच, तो उसमें बहुत ही विशिष्टता है, बहुत ही उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तृत आकाश है इनके परिचय का। और हम लोग इनको इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बाबा साहब ने जो श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी उनके भी अधिकारों का समर्थन करते हैं। वो दलितों के अतिरिक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक तो ये हैं ही और इनको भारतीय गणराज्य का निर्माता भी कहा जाता है। विपुल प्रतिभा के छात्र हैं बचपन से ही, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां पाते हैं। इसके पहले प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव की पाठशाला में करते हैं, फिर इनका परिवार बम्बई आ जाता है, वहाँ इनकी पढ़ाई होती है। फिर एक स्कॉलरशिप के तहत ये कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा के लिए भी जाते हैं। व्यवसायिक जीवन का जब आरंभ करते हैं तो ये अर्थशास्त्र के ही प्रोफेसर बनते हैं और कुछ समय तक वकालत का काम भी करते हैं। लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में कूद जाते हैं
और राजनीतिक गतिविधियों में ही अधिकतर समय बिताते हैं और साथ साथ ही लेखन करते चलते हैं। एक बड़ी विशिष्ट बात है कि 1956 ईस्वी में, ये वर्ष उनकी मृत्यु का वर्ष भी है, उस समय ही ये अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। पूर्व में ही इसकी तरफ इशारा बाबा साहब ने किया है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है उसकी जो बुराइयां हैं उसको बचपन से ही बाबा साहब ने झेला है, उसको भोगा है, इसलिए वो दर्द वो टीस कहीं न कहीं इनके मन में थी। और पहले भी एक बार उनका एक कथन लोकप्रिय है, उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने हिंदू दलित जाति में जन्म जरूर लिया है, अछूत जाति में जन्म जरूर लिया है, मगर मैं मरूंगा इस रूप में नहीं। और इसलिए आगे चल के हम देखते भी हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। बाबा साहब का जो साहित्य है, अम्बेडकर का एक विपुल साहित्य है। हम पाठ्य पुस्तक में भी कई सारी रचनाओं की चर्चा की गई है और यहाँ पर एक सूची है बहुत बड़ी, उससे भी हम लोग दो चार होंगे। कई सारे उनके कृतियों के नाम यहाँ लिखे हैं, रचनाओं के नाम यहाँ लिखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेज इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, annihilation of caste, which way to emancipation, federation versus freedom, Pakistan or the partition of India, thoughts on Pakistan, Rana Day, Gandhi and Jinnah, Mr. Gandhi and the emancipation of the untouchables, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, the cabinet mission and the untouchables, states and minorities, Maharashtra is a linguistic province state, the untouchables, who were they are, why they become untouchables, thought on linguistic states, the Buddha and his Dhamma, riddles in Hinduism, dictionary of Pali, the Pali grammar, waiting for a visa. waiting for a visa ये इनकी आत्मकथा भी है। हम लोग अब पाठ पे आते हैं। हमारा जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ जो इसकी भूमिका में भी लिखा हुआ है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से जो उनका भाषण था उसी को एक पाठ के रूप में यहां पर दिया गया है। क्योंकि सामाजिक दासता को अंबेडकर सबसे बड़ा प्रश्न बनाते थे और उनके हिसाब से दासता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दासता ही है। राजनीतिक दासता से भी बड़ी है सामाजिक दासता, और जब तक इसका उन्मूलन नहीं हो जाता है कोई भी स्वतंत्रता विशेषाधिकार ही रहेगी, इसलिए हमेशा अधूरी रहेगी। तो सामाजिक दासता की तरफ इनकी चिंता ज़्यादा है, जाति प्रथा की जो कुरीतियां हैं उसकी तरफ इनकी चिंता ज़्यादा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जो इन्होंने भाषण तैयार किया था उसी को यहाँ पाठ के रूप में दिया गया है। पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये ललय सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतर किया है उनके भाषण का, जाति भेद का उच्छेद के नाम से। ये जो भाषण है अंबेडकर साहब ने जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 में होने वाला था और अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया जाना था, उसके लिए इन्होंने तैयार किया था। मगर ऐन मौके पे आयोजकों से इस भाषण की सहमति नहीं बनी और आयोजकों ने इस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया, इसलिए ये भाषण कभी पढ़ा नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर ने अपने इसी भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया और ये लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, फिर ये काफी लोकप्रिय हुई। अब हम लोग आते हैं कि पाठ में या उस भाषण में क्या कुछ कहा गया। अंबेडकर बात शुरू करते हैं सभ्य समाज के लोगों से, जो ये कहते हैं कि जाति प्रथा जो है एक तरह का श्रम विभाजन है और सभ्य समाज के लिए, बेहतर समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, इसलिए जाति प्रथा भी आवश्यक है। अंबेडकर की आपत्तियां इन्हीं सब बातों को लेकर के, उनका कहना है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन अगर सभ्य समाज करता है तो ये तो अच्छी बात है, और जाति प्रथा को उसी तरह का एक श्रम विभाजन कुछ लोग अगर बताते हैं तो अच्छा है। लेकिन आपत्तियां जाति प्रथा व्यवस्था पे अंबेडकर की यहाँ से शुरू होती हैं कि वो कहते हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ ही साथ श्रमिक विभाजन है और ये श्रमिक विभाजन ज्यादा अस्पष्ट है। जाति प्रथा में श्रमिकों का जो विभाजन है वो अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक तौर पे नहीं किया गया, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं किया गया है, उनकी रुचि के अनुसार नहीं किया गया है। और इससे भी बड़ी बात ये कि जो विभाजित वर्ग है श्रमिकों का, इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग की अपेक्षा या तो ऊंचा है या नीचा है, या ऐसा कहा गया है, ऐसा मान लिया गया है। और यदि थोड़ी देर के लिए अंबेडकर कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान भी लें
तो ये एक स्वाभाविक विभाजन तो कभी है ही नहीं, क्योंकि यह विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण की शर्त आखिर क्या है? कुछ लोग जो ये बातें करते हैं कि सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण की शर्त ही है श्रमिक विभाजन। तो श्रमिक विभाजन जो उस सक्षम श्रमिक समाज में होगा, उसमें उस विभाजन का आधार क्या होता है? उस विभाजन का आधार यह है कि मनुष्य की क्षमता को पूरा विकास करने का अवसर दीजिए और मनुष्य को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता दीजिए। जिस पेशे में वो सिद्धहस्त हो चुका है उस पेशे को वो चुनेगा, जिस पेशे को चुनने की उसकी इच्छा है उस पेशे को वो चुनेगा। लेकिन जाति प्रथा का सिद्धांत तो इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जाति प्रथा में हम उसके पेशे को चुनने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति को नहीं देते हैं। और कई बार पेशा जो है माता पिता के सामाजिक स्तर से तय कर दिया जाता है, या फिर जो पेशे हैं जातिगत वो गर्भ धारण के समय ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो इसमें मनुष्य की इच्छा, उसकी रुचि का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए इस जाति प्रथा के श्रम विभाजन को हम सक्षम श्रमिक विभाजन के तौर पे कैसे देख सकते हैं, ये आपत्ति अंबेडकर साहब की है। इसलिए उनका कहना है कि ये जो जातियों का पूर्व निर्धारण कर दिया गया है, जन्म से ही कर दिया गया है या फिर माता पिता के सामाजिक स्तर से कर दिया गया है, ये दोषपूर्ण है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी ये है कि इसमें पेशे को बदलने की आजादी नहीं दी गई है। अगर एक बढ़ई कल होकर के लोहार का काम करना चाहे या एक लोहार बढ़ई का काम करना चाहे तो उसको इसकी आजादी नहीं है। एक पुजारी अगर बढ़ई का काम करना चाहे तो इसकी आजादी नहीं है। एक लोहार यदि पुरोहिताई का काम करना चाहे तो उसको इसकी आजादी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। यहाँ पे बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने 11वीं कक्षा में एक कहानी लगभग इसी भावार्थ की पढ़ी है, गलता लोहा, शेखर जोशी की कहानी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे बेरोजगारी के समय में अपने पेशे को बदलने की, जातिगत पेशे को बदलने की आवश्यकता आ जाती है। और अगर हमारा समाज उसकी स्वतंत्रता हमें नहीं देगा तो लोगों के सामने तो भूखे मरने की समस्या आ जाएगी। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति का नहीं होना एक तरह से बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बन जाता है। अगर मुझे जो पेशा मैं कर सकता हूं, जिस पेशे में मेरी रुचि है, उस पेशे को करने की मुझे अनुमति नहीं दी गई है तो फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा और इस तरह से वो बेरोजगारी मेरे लिए भुखमरी लेकर के भी आ सकती है। अगर हम अपने पैतृक पेशे को छोड़ के दूसरे को नहीं चुन सकते जिसमें हम पारंगत भी हों, ये बहुत बड़ी मजबूरी है इस जाति प्रथा की। इसलिए इसको श्रम विभाजन नहीं कह सकते। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, वो उसके जन्म से निर्धारित कर दिया जाता है या फिर उसके सामाजिक स्तर से निर्धारित कर दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। और जाति प्रथा अगर श्रम विभाजन है तो अम्बेडकर के हिसाब से इसका आधार क्या है? इसका आधार है पूर्व लेख, यानी कि भाग्य। यानी कि मैं कौन सा पेशा अपनाऊंगा ये मेरे भाग्य में है, या जो बच्चा जो जन्म ले रहा है उसके भाग्य पे निर्भर करता है कि अगर वो लोहार के घर में जन्म लेता है तो लोहे का काम करेगा, सोनार के घर में लेता है जन्म तो सोने का काम करेगा। ये भाग्य ही इसका आधार तय करता है। इसलिए इसे एक अच्छा श्रम विभाजन नहीं कहा जा सकता। अरुचि और विवशता से कार्य करने के कारण जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। अम्बेडकर एक नई दृष्टि से देखते हैं इस जाति प्रथा की कमजोरियों को और बताते हैं कि आपको अगर कोई काम अरुचि से करने के लिए कहा जाए, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आपको वही काम करने के लिए कहा जाए और आप विवश होकर वही काम अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और आर्थिक पहलू से भी ये हानिकारक है। आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छी उत्पादकता नहीं होगी तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे और आर्थिक रूप से आप कमजोर पड़ जाएंगे और इसीलिए गरीबी होगी। और आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो उद्योग वाले आपका उत्पीड़न भी करेंगे, आपका शोषण भी करेंगे। इसलिए गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी ये समस्या है, गरीबी और उत्पीड़न की तरफ ले भी जाती है। और उससे एक बड़ी समस्या ये है जाति प्रथा, ये मनुष्य की स्वाभाविक कार्य क्षमता को कम कर देती है और इससे टालू और कम काम करने को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमारी स्वाभाविक कार्य क्षमता कुछ और काम करने को लेकर के है और मुझे वो काम करने नहीं दिया गया, इसलिए हम इस काम को टालेंगे या फिर कम काम करेंगे। इस तरह की सोच को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से अम्बेडकर का मानना है कि आर्थिक दृष्टि से भी, बेरोजगारी को बढ़ाने की दृष्टि से, गरीबी को बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पीड़न और शोषण को बढ़ाने की दृष्टि से, भुखमरी लाने की दृष्टि से भी, किसी भी दृष्टि से देखें जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। हमारे समाज के विकास के लिए भी सही नहीं है, मनुष्य के स्वाभाविक विकास के लिए भी सही नहीं है। इसलिए इसे किसी भी तरह से श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, पटना से।